हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, बीएआरसी टेस्ट सीरीज में आज अपना टेस्ट है थर्मोडायनामिक्स का और ये वाला चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है बीएआरसी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप ना इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ के जाना। बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ऊपर से ही पूछेंगे, मतलब सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा या फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो अगर आपको बेसिक आइडिया है ना तो आप कर लोगे क्वेश्चन को सॉल्व। और हाँ, इसमें थर्मोकेमिस्ट्री वाले पोर्शन से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उस वाले पोर्शन को पक्का देख लेना। क्योंकि अगर हम बात करें CSIR नेट या फिर गेट की, तो उन एग्जाम्स में थर्मोकेमिस्ट्री वाले पोर्शन से नहीं पूछते, तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स लीव कर देते हैं उसको। उन एग्जाम्स में चल जाता है, यहाँ नहीं चलेगा, थोड़ा सा देख के जाना, ठीक है। तो अभी जो ये 10 क्वेश्चंस हैं, इनकी PDF आपको एज यूजुअल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से डाउनलोड कर लो। 15 मिनट के अलार्म लगा लेना, सॉल्व कर लेना, फिर अपने आंसर्स मैच कर लो। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर है ऑप्शन सी। जिस भी ऑप्शन के आगे एस्ट्रिक लगा हुआ है वो उसका आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन ऑप्शन बी, थर्ड ऑप्शन बी, फोर्थ ऑप्शन डी, फिफ्थ सी, सिक्स्थ ए, सेवेंथ बी, एट्थ ऑप्शन डी, नाइन्थ बी एंड 10th ऑप्शन सी। ऐसे करके अगर आपका क्वेश्चन करेक्ट है +3 कर लो, और अगर कोई इनकरेक्ट हुआ है टोटल में से -1 करते हुए चलना। तो अभी देखना स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 से। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर रिप्रेजेंट्स सिस्टम दैट डू वर्क ऑन द सराउंडिंग। सिस्टम जो है उसने काम किया है सराउंडिंग के ऊपर, तो हमें ये पता है कि ऐसे केसेस में वर्क डन नेगेटिव आएगा, करेक्ट है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब सिस्टम काम कर रहा है सराउंडिंग के ऊपर, सो वर्क डन नेगेटिव आता है। अगर सराउंडिंग काम करेगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, सिस्टम के ऊपर काम किया जाएगा, तो उस वाले केस में हम ये बोलेंगे कि वर्क डन पॉजिटिव आते हैं, करेक्ट है। तो यहाँ पर सिस्टम काम कर रहा है, दैट मीन्स वर्क डन हमें नेगेटिव चाहिए। और अगर हम जनरल फॉर्मूला देखें, W क्या होता है -P डेल्टा V, हम ये बोल देते हैं, है ना। अब एक चीज़ देखो, अगर मैं ये कंसीडर कर लूँ कि यहाँ पे जो गैसेस हमें गिवन है वो सारी आइडियल गैस है सपोज, तो उस वाले केस में हम बोलते हैं PV = nRT होता है। तो इस वाले इक्वेशन को मैं ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ -ΔNgRT, करेक्ट है। क्योंकि जब भी हम पढ़ रहे होते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम, तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हम डिस्कस कर रहे होते हैं वर्क ऑफ एक्सपेंशन या फिर कंप्रेशन, दो ही बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे गैस का ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसलिए ध्यान से क्या लिखा है मैंने, ΔNG लिखा है, तो यहाँ पे आपको गैसियस स्पीशीज ही कंसीडर करने हैं। तो यहाँ से हमने ये फॉर्मूला लिखा। अब क्योंकि सिस्टम काम कर रहा है सराउंडिंग के ऊपर, तो मुझे ओवरऑल वर्क डन नेगेटिव चाहिए। यहाँ पर देखो नेगेटिव साइन ऑलरेडी है, दैट मीन्स जो टेम्परेचर है ये भी पॉजिटिव होगा, R है ये भी पॉजिटिव होगा। तो इस ओवरऑल वर्क को नेगेटिव रखने के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि जो ये ΔNG है ये भी पॉजिटिव रहे, तभी तो ये वाली टर्म ओवरऑल नेगेटिव आएगी, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये है कि हमें ΔNG की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। तो आप ये चेक कर लो इन तीनों में से ऐसे कौन से रिएक्शन है जिसमें ΔNG पॉजिटिव आ रहा है। जिसमें भी पॉजिटिव आएगा वही रिप्रेजेंट करेगा सिस्टम जो काम कर रहा है सराउंडिंग के ऊपर। स्टार्ट करते हैं। पहले वाले केस में कोई गैसियस स्पीशीज है ही नहीं, हटा दो इसको। सेकंड वाले केस में आओ, प्रोडक्ट वाली साइड पे 2 गैसियस स्पीशीज हैं। तो अगर मुझे ΔNG फाइंड आउट करना है, मैं क्या करूँगी, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट वाली साइड पे 2 है, रिएक्टेंट वाली साइड पे 1 भी नहीं है, 2 आया, पॉजिटिव है, दैट मीन्स इस वाले केस में सिस्टम वर्क करेगा सराउंडिंग के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में क्या दे रखा है, अगर हम बात करें प्रोडक्ट साइड पे 3 + 1 4 हो गया, माइनस रिएक्टेंट साइड पे 2 मोल्स हैं, कितना आया, 2 आया, ये भी पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये भी वर्क डन ऑन द सराउंडिंग बाय द सिस्टम। सेकंड और थर्ड हो गया, तो ऑप्शन सी मार्क करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है। अगर जो रेफ्रिजरेटर है उसका हम जो डोर है उसको ओपन छोड़ देते हैं, तो हमें ये बताना है कि जो रूम है उसका टेम्परेचर क्या होगा। टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिसको ये हीटिंग और कूलिंग की टर्म्स में पूछ रहे हैं। कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात करते हैं रेफ्रिजरेटर की, तो हम जब भी कोई फ्रिज में कोई चीज़ रखते हैं ठंडी हो जाती है, कैसे होता होगा वो सारा सिस्टम। देखो अभी ना मान लो ये अपना फ्रिज है, सही है, कुछ ऐसा से मान लेते हैं कि अपना फ्रिज है, ऐसे ऐसे। अभी लॉक्ड है, ये डोर है इसका, लॉक्ड है। तो इसके अंदर हम जो भी रखेंगे, क्या कर रहा होता है रेफ्रिजरेटर, यहाँ से इसके अंदर से उसने हीट निकालनी है और यहाँ से बाहर भेज देनी है, ठीक है। जो भी हम रखेंगे उसके अंदर मटेरियल, उसके अंदर से उसने हीट एब्जॉर्ब करनी है और बाहर फेंक देनी है, सही बात है, यही काम कर रहा होता है। अब क्या होगा, अगर आपने ये जो डोर है इसका उसको ओपन कर दिया, अभी क्या होगा, जो रूम है, जो सराउंडिंग है, वहाँ पे भी क्या होगा,
टेम्परेचर तो वहाँ भी है रूम का कोई ना कोई टेम्परेचर। तो अब जब ये रेफ्रिजरेटर वर्क करना स्टार्ट करेगा तो जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो जो इसके अंदर रखा हुआ है वहाँ से तो हीट एब्जॉर्ब करनी है इसने, साथ ही साथ जो रूम है रूम के अंदर से भी इसने हीट एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करना है। हीट एब्जॉर्ब होगी फिर से बाहर जाएगी, ठीक है, फिर से हीट एब्जॉर्ब करेगा फिर से हीट बाहर जाएगी। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर हम पहले कंसिडर कर रहे हैं तो पहले वाले केस में हमने कहा था जो भी मटेरियल रखा हुआ है इसके अंदर वहाँ से ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। इसके साथ साथ एक और चीज़ है, ये वाली हीट तो है ही जो यहाँ से एब्जॉर्ब करी है, इसके साथ साथ देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो काम कर रहे हैं ना, कोई ना कोई तो एनर्जी है जिसकी वजह से कर पा रहा है। एनर्जी क्या है, रेफ्रिजरेटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, ठीक है, बिना लाइट तो नहीं चलेगा ना फ्रिज, तो वहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। तो वो वाली एनर्जी मिल के और जो इसने एब्जॉर्ब करी है वो मिल के यहाँ से बाहर जा रही है, सही है। अब जब हम फ्रिज का डोर जो उसको ओपन छोड़ देते हैं तो क्या करेगा, रूम से ये एब्जॉर्ब करेगा और फिर से वापस बाहर फेंकेगा। तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर जो है रूम का वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि अभी पहले जो रूम की एनर्जी थी, जो टेम्परेचर था वो तो था ही, अभी क्या हो रहा है, अंदर से भी जो एनर्जी है वो भी बाहर की तरफ फेंक रहा है वो, तो उससे होगा रूम का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो गलती से भी ये मार्क मत करना कि कूल हो जाएगा रूम, ऐसा नहीं होगा, टेम्परेचर कम नहीं होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा ही, सही है। तो हम मार्क करेंगे ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है कि W1, W2, W3 में रिलेशन क्या है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वर्क डन। सबसे पहले हम बात करते हैं A to B की, सही है। A to B तो सब में डिस्कस करना है, पहले फर्स्ट वाले पार्ट को देख लेते हैं एक बार। तो जब यहाँ से A से B की बात कर रहे हैं तो ये PV वाला ग्राफ है, दैट मीन्स ये एरिया हम देख लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो भी ये एरिया है यही रिप्रेजेंट कर रहा है वर्क को, है ना। तो ये हमारे पास क्या है, W1 है, जो ये वाला एरिया है ये वर्क डन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको W1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ से A to B सेकंड वाले पार्ट से, अभी क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का बात तो वही है, लेकिन इस बार साथ में ये वाला एरिया भी इसमें ऐड हो गया, जो मैं ग्रीन से हाईलाइट करी उसको देखो, ये वाला एरिया भी ऐड हो गया। तो हमें दिख रहा है कि जो सेकंड वाला है ना उसमें ये वाला एरिया ऐड हुआ है, यानी कि वर्क डन ज़्यादा हो गया। तो यहाँ से W2 की वैल्यू W1 से ज़्यादा है। अगर हम थर्ड वाले की बात करते हैं तो थर्ड वाले केस में यहाँ देखो, इस बार इस वाले कर्व के नीचे जितना भी एरिया है वो सारा थर्ड वाले में जाएगा। तो 1, 2 तो है ही, साथ में ये वाला भी ऐड हो रहा है, ये वाला भी ऐड हो गया, दैट मीन्स क्या, W3 सबसे हाईएस्ट है, क्लियर है। तो ऐसे करके हम मार्क कर देंगे ऑप्शन बी। फोर्थ क्वेश्चन देखो, यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए आपको बताना है कि इन तीनों के साइन क्या होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस देखते ही हम बोल देंगे डेल्टा जी तो पक्का नेगेटिव है, डेल्टा जी नेगेटिव का मीनिंग ये होता है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, सही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एंट्रोपी की, एंट्रोपी चेंज, तो देखो यहाँ पर जो ये गैस है X3 उसके 2 मोल्स हैं और पहले गैस के 3 मोल्स थे, ठीक है। दैट मीन्स पहले 3 से 2 बन गया ना, ये एंट्रोपी डिक्रीज कर गई। अब ऐसे ही मान लो, जैसे सपोज को 3 मॉलिक्यूल मान लेते हैं, मोल्स नहीं कंसिडर करें, सब मॉलिक्यूल मान लो, पहले 3 थे अभी 2 हैं। एंट्रोपी क्या होता है, रैंडमनेस होता है है ना। तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ज़्यादा रैंडमनेस होगी, उतनी ज़्यादा एंट्रोपी होगी। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं एंट्रोपी डिक्रीज करी है, 3 से 2 हो गया, तो एंट्रोपी भी होगी नेगेटिव। 2 साइन हमने देख लिए। अब ना डेल्टा H का बताना है, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होता है, करेक्ट है। अब ये नेगेटिव है, यानी कि हमें डेल्टा G तो नेगेटिव चाहिए ही चाहिए, डेल्टा S भी नेगेटिव हो गया। अब ये टेम्परेचर पॉजिटिव, ये वाली टर्म नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि डेल्टा H प्लस समथिंग, कोई भी चीज़ प्लस में है। अब अगर मुझे ये वाली वैल्यू, क्योंकि डेल्टा G तो नेगेटिव है, फाइनल कर चुके हैं हम, है ना, तो अगर हमें ये वाली वैल्यू पूरी नेगेटिव चाहिए तो ये तो प्लस की टर्म है। अब ये नेगेटिव कैसे आएगी, एक ही केस में नेगेटिव आ सकती है, अगर मैं इस वाली वैल्यू को नेगेटिव ले लूँ, करेक्ट है। तो डेल्टा H हमें नेगेटिव ही लेना पड़ेगा, नेगेटिव में कुछ ऐड करेंगे तो अगर ये वाली वैल्यू ज़्यादा हुई तब जाके ही वो साइन नेगेटिव आएगा ओवरऑल। तो यहाँ से हमें ये भी क्लियर हो गया कि डेल्टा H को भी नेगेटिव ही लेना पड़ेगा, तब जाके डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है और तब जाके इस रिएक्शन को हम स्पॉन्टेनियस बोल सकते हैं। तो यहाँ से तीनों के साइन कैसे आ गए, नेगेटिव आ गए, ऑप्शन डी मार्क कर दो। पता है ये वाले क्वेश्चन ना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन एग्जाम में अचानक से देख के हम अप्रोच नहीं कर पाते कभी कभी। ऐसा नहीं कि मैं आता नहीं होता, मैं आता होता है, बट एग्जाम में ना अप्रोच नहीं कर पाते कि स्टार्टिंग कैसे करनी है, और इतना टाइम भी नहीं होता कि बहुत टाइम लगा के सोच लो। तो जैसे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, अप्रोच हो गया अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में, वेरी गुड, कर दो, नहीं हुआ लीव कर दो। वहाँ पे ये ना ऐसे ईगो पे नहीं लेनी बात कि मैं तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के आया हूँ, खत्म करके जाऊँगा सारे क्वेश्चंस को, ऐसा नहीं करना। हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, और बहुत सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो ईगो पे नहीं लेनी, बस इतना ध्यान रखना।
यहाँ पर आते हैं। ओके, यहाँ दे रखा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया -46 किलोजूल पर मोल है। तो अगर हम बात कर रहे हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन की, आपको ध्यान रखना होता है हमेशा 1 मोल के लिए निकलता है, ठीक है। हीट ऑफ फॉर्मेशन जब निकाल रहे होते हैं तो 1 मोल के लिए निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा NH3 गैस, ये बनाना है, ठीक है। कैसे बनेगा, नाइट्रोजन गैस हम लेंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस लेनी है, लेकिन हमें चाहिए 1 मोल ही। नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर बैलेंस करेंगे रिएक्शन को, मैंने 1/2 कर दिया, 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 है ना H, तो मैंने इसको 3/2 लिखा, ये है। और इस वाले रिएक्शन के लिए डेल्टा H की वैल्यू कितनी है, -46 किलोजूल पर मोल, ये हमें गिवन है। अब क्वेश्चन रीड करो, हमें इस वाले रिएक्शन के लिए डेल्टा H की वैल्यू चाहिए। कैसे करेंगे, पहली बात तो ये है कि इस रिएक्शन को हमें रिवर्स करना पड़ेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो रिवर्स करना है, अगर यहाँ पे डेल्टा H नेगेटिव आ रहा है, यानी कि एनर्जी रिलीज हुई अगर इस प्रोसेस में, तो अगर आप इसको रिवर्स करोगे तो वैल्यू तो क्या होगा, वैल्यू तो प्लस की हो जाएगी, करेक्ट है। तो पहली चीज़ तो ये होगी कि जब इसको रिवर्स करोगे तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन बी और डी तो हमने वैसे हटा दिए। अब हमने सिर्फ रिवर्स किया है। इसके साथ साथ एक चीज़ और देखो, अभी तक ये वाली रिएक्शन आई नहीं है, क्या चाहिए 2NH3, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल कर दो, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल करो। आगे जो इक्वेशन चाहिए थी, तो क्या हुआ है, एक तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो गया, यानी कि 46 हो गई, और साथ में 2 से भी मल्टीप्लाई हुआ है, इंटू 2 कर दो, कितना आया 92 किलोजूल पर मोल। मार्क करेंगे ऑप्शन सी। 6th क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर ना आपको बताना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। CS की बात हो रही है, क्या होता है CV, यानी कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिवाइड बाय वेट। वेट कह लो, मास कह लो, जैसे मन करे वो वैसे कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर ना शुरू करते हैं। पहले हमें रिलेशन पहले से पता भी होता है, गिवन भी है, CPM बाय में CVM इज इक्वल टू गामा, ठीक है। और फिर हमें ये भी पता है कि आइडियल गैस के लिए CPM माइनस CVM इज इक्वल टू क्या होता है, R होता है। CP माइनस CV इज इक्वल टू NR बोलते हैं ना, तो CP बाय N माइनस CV बाय N इज इक्वल टू NR बाय N, क्या आया, CPM माइनस CVM इज इक्वल टू R। सही है, ये है अपने पास। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, देखो CV की बात हो रही है ना सिर्फ यहाँ पे, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की, तो हम ट्राई करेंगे कि CPM को हम CVM की टर्म्स में लिखें। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ CPM, इसको हम कह सकते हैं CPM या CVM लेते हैं, देखो CPM इज इक्वल टू CVM प्लस R, इतना, ठीक है, इतना हमने लिखा। और इसके बाद CPM को हमने CVM की टर्म्स में लिखा, तो ये हो जाएगा यहाँ से CPM इज इक्वल टू गामा इंटू CVM, तो मैंने यहाँ लिखा गामा इंटू CVM इज इक्वल टू CVM प्लस R, करेक्ट है। इसको हम इस तरफ लेकर आ गए, ये हो जाएगा गामा CVM माइनस CVM इज इक्वल टू R। यहाँ से हमने CVM ले लिया कॉमन, अंदर बचेगा गामा -1 इज इक्वल टू R, और यहाँ से CVM की हमने एक वैल्यू निकाल ली R अपॉन गामा -1, ठीक है। ऑप्शंस देखो एक बार, कुछ कुछ रिलेट हो पा रहा है ना, थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन चाहिए होगा। ये हमने CVM निकाला है, और CVM क्या होता है, CVM होता है CV बाय में N, यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये निकाल लिया हमने। और इसके बाद हमें ये बताया कि CS इज इक्वल टू CV बाय W है ना। तो यहाँ पर देखो, मैंने CVM के प्लेस पे लिखी ये वाली वैल्यू, क्या है, R अपॉन गामा -1 इज इक्वल टू CV के प्लेस पे मैंने लिखा CS इंटू में W, बाय में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, गिवन बाय में मोलर मास। ऐसे करते हैं, W से W कैंसिल हो गया, M चला गया ऊपर, सही है, M चला गया ऊपर। ऐसे क्या पूछा था, CS पूछा था, M को इस तरफ ले आओ, आ गया। ऑप्शन मैच करो, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं 7th क्वेश्चन। ओके, ये पूछा गया था VARC 2020 में, कुछ नहीं है, मैक्सवेल स्क्वायर बना लो। अगर डायरेक्टली याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्टली याद है बहुत अच्छी बात है, डायरेक्टली मार्क कर दो। पहले बनाते हैं
बात हो रही है यहाँ पे H की, है ना, इंथैल्पी की बात हो रही है, तो लिखेंगे DH इज इक्वल टू, साथ में क्या है, S है, यहाँ पे P है, DS DP। S के यहाँ पे टेम्परेचर है और P के यहाँ पे वॉल्यूम है। टेम्परेचर की तरफ एरो है मतलब प्लस का रहेगा, वॉल्यूम की तरफ एरो है मतलब ये भी प्लस का रहेगा, तो रिलेशन आ गया DH इज इक्वल टू TDS प्लस VDP। कौन सा है ऑप्शन, ये TDS इज इक्वल टू DH, इसको इस तरफ लाओगे माइनस VDP हो जाएगा, ऑप्शन बी। 8th question, for the reaction taking place at a certain temperature, if equilibrium pressure is 3x bar, then delta Rg नोट would be। तो यहाँ पर अगर हम बात करें डेल्टा Rg नोट की, ये हो जाएगा माइनस RT/ln के, कि क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, नॉर्मल रिलेशन तो ये कहता है। तो यहाँ पर ना हमें कुछ भी करके ये K की वैल्यू निकाल के लेकर आनी है, और रिएक्शन में यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 2 गैसियस स्पीशीज़ हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे सॉलिड है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, क्योंकि गैसेस की बात हो रही है, प्रेशर भी दे रखा है, तो हम Kp निकाल लेंगे, Kp भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। सो Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 टू द पावर 2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ये तो सॉलिड है, इसका कुछ प्रेशर है ही नहीं, ठीक है, इस तरह से हमने लिखा। अब पार्शियल प्रेशर निकालेंगे कैसे, अगर हमें निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, दिस विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 इनटू में टोटल प्रेशर, ठीक है। मोल फ्रैक्शन कितनी होगी, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 बाय में टोटल मोल्स इनटू में टोटल प्रेशर। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 है, टोटल कितने हैं, 2 + 1 यानी कि 3 इनटू टोटल प्रेशर कितना है, 3x x तो मैं ऐसे बना देती हूँ, 3x, 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा, 2x। तो यहाँ से हमने पार्शियल प्रेशर निकाल लिया अमोनिया का, यहाँ मैंने लिखा 2x, पावर कितनी है, 2 है। फिर हमें चाहिए पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, बात फिर से वही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 चाहिए होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 1 बाय में टोटल मोल्स 2 + 1 3 इनटू में टोटल प्रेशर विच इज़ 3x। 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा, x बचा, यहाँ मैंने लिखा x। तो ऐसे करके सोल्व करो, 2 का स्क्वायर का 4 यानी कि 4x² इंटू x³ ये अपने पास Kp की वैल्यू आई है। अब ना इस वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस RT/ln 4x³। अब ना इसके बाद देखो ln A भी मान लो इसको, ln A भी क्या होता है, ln ऑफ A प्लस ln ऑफ B, सो माइनस RT/ln ऑफ 4 प्लस ln ऑफ x³ 3 को आगे ले आओ, ये हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद माइनस RT/ln 4 माइनस 3RT/ln x। ऑप्शंस देखो, ये वाला ऑप्शन मैच कर सकता था अगर ये आगे माइनस लगा होता, तो माइनस तो नहीं लगा हुआ, दैट मीन्स कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं है। 9th देखो, स्टैटिस्टिकल थर्मो का है, आपको बतानी है रेजिडुअल एंट्रोपी क्या होगी। सो रेजिडुअल एंट्रोपी S इज इक्वल टू होता है KB/ln W। W क्या है, नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, सही है, या फिर डीजेनरेसी कह लो। बात हो रही है डाइफ्लोरोबेंजीन की, तो यहाँ पर तो हम नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या फिर नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस बोलेंगे। पैरा पे है डाइफ्लोरो यानी कि S लगाना है, पहले ये है, एक तो अपने पास ये वाली ओरिएंटेशन है, दूसरी क्या हो सकती है, इसको मूव कराओ यहाँ पे, इसको यहाँ पे, तो सेकेंड टाइम पे हमें कुछ ऐसा सिस्टम मिलेगा, ऐसे, है ना। एक बार फिर से रोटेट करवाते हैं, रोटेट करवाने से ये यहाँ और ये यहाँ, इसके बाद अगर मैंने फिर से रोटेट करवाया ये ऐसे करके, तो ये वापस से ये बन जाएगा, दैट मीन्स 3 अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, तो ये हो जाएगा KB/ln 3, ऑप्शन बी। 10th क्वेश्चन, correct relation between rotational partition function of H2 and HCl considering their characteristic rotational temperature to be equal। तो अगर हम बात करते हैं रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन की, अपने पास 2 गैसेस हैं, H2 है और HCl है, तो अगर पहले हम बात करें रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन ऑफ H2, मैं ना R हटा देती हूँ। अब मान लो कि रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन को हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
तो अगर हम H2 के लिए निकालेंगे क्या होता है फॉर्मूला, T जिस टेम्परेचर पे हम निकाल रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे, बाय में सिग्मा इंटू थीटा आर। सिग्मा क्या है, सिमेट्री नंबर, थीटा आर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रोटेशनल टेम्परेचर। सही है। तो यहाँ पर अगर H2 के लिए निकालेंगे टेम्परेचर, तो ठीक है जो भी है उसको T रहने दो क्योंकि वो तो दोनों के लिए ही सेम है। सिग्मा की बात करते हैं, सिमेट्री नंबर की। H2 वाले केस में सिग्मा 2 होता है, तो यहाँ मैंने लिखा 2 और कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर को मैंने थीटा आर ही रहने दिया। अगर हम बात करते हैं HCl की, टेम्परेचर तो सेम ही है और कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर भी सेम दे रखे दोनों के लिए। सिग्मा निकालना है, सिग्मा होता है 1 के इक्वल HCl वाले केस में। तो अपने पास ये 2 इक्वेशन आ गई, दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, क्या होगा, T बाई थीटा आर से T बाई थीटा आर कैंसिल, क्या बचा, QH2 QHCl इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से हम कह सकते हैं QHCl यानी कि रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन ऑफ HCl इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ऐसे करके मार्क करेंगे ऑप्शन सी। तो यहाँ पर अपना ये वाला टेस्ट कम्प्लीटली सॉल्व होता है। कल मिलते हैं, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। हैप्पी लर्निंग।